हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द रैपिड रिवीजन सेशन ऑफ बायोलॉजी फाइटो 1.0 स्ट्रीमिंग ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एमजीसीआई। इस रिवीजन सेशन में हम लोगों ने स्टार्ट किया था ह्यूमन फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो उस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद में आज हम देखेंगे उस चैप्टर का सबसे नेग्लेक्टेड पार्ट विच इज द समरी, और समरी के बाद में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस बच्चों। ठीक है, so let's start with this session. Now, cells utilize oxygen for metabolism and produce energy along with the substances like carbon dioxide which is harmful. सेल जब मेटाबॉलिज्म करते हैं तब ऑक्सीजन को यूज करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, बट एनर्जी प्रोड्यूस करने के साथ साथ में कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस यानी कि CO2 जो है उसका भी प्रोडक्शन करते हैं। Animals have evolved different mechanisms for the transport of oxygen to the cells and for the removal of carbon dioxide from there. यानी कि एनिमल्स जो हैं, डिफरेंट एनिमल्स ने रेस्पिरेशन करने के लिए, गैसेस के एक्सचेंज के लिए, गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए अलग अलग टाइप के मैकेनिज्म जो है उनको डेवलप किया है, जिससे गैसेस जो है वो पर्टिकुलर सेल तक पहुंच जाए और सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस जो CO2 है वो जो है वो बॉडी के बाहर निकल जाए। क्लियर? We have a well-developed respiratory system comprises of 2 lungs associated air passage to perform this function. तो डिफरेंट एनिमल्स के पास जब उनके डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, तो हमारे पास में क्या है? हमारे पास लंग्स हैं जो पेयर्ड स्ट्रक्चर हैं और उन लंग्स से एसोसिएटेड कुछ पैसेज हैं जो इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। नेक्स्ट, the first step in respiration is breathing by which atmospheric air is taken in, जिसे कहा जाता है inspiration, and alveolar air is released out, जिसे कहा जाता है expiration। तो respiration की first process हमने पढ़ी थी बच्चों breathing, inhalation और exhalation। exchange of gas, oxygen and CO2 between deoxygenated blood and alveoli, ये है दूसरी स्टेप जहां पर exchange of gas हमने देखा था। थर्ड स्टेप है ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज गैसेस थ्रू आउट द बॉडी बाय द बॉडी फ्लूइड कॉल्ड एज ब्लड। फोर्थ स्टेप है यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यूज। डिफरेंस समझ में आया? यहाँ पर पहला एक्सचेंज ऑफ गैस है बिटवीन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड एल्वियोलाई। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है हमें, first exchange of gas is between deoxygenated blood and alveoli and second exchange of gas is between oxygenated blood and tissue, जहां पर ऑक्सीजन जो है वो फिर डिलीवर हो जाएगी सेल्स के पास और सेल उस ऑक्सीजन का उपयोग करेंगे, जिस प्रोसेस को कहा जाता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्लियर है बच्चों? ठीक है। नाउ, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन are carried out by creating pressure gradient between atmosphere and the alveoli with the help of specialized muscle called intercostal muscles and diaphragm। ठीक है, तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों प्रोसेसेस हैं वो प्रेशर ग्रेडियंट यानी कि प्रेशर में अंतर क्रिएट होने की वजह से होता है। जब हमारे लंग्स में इंट्रापल्मोनरी प्रेशर नेगेटिव हो जाएगा तब बाहर से एयर जो है वो हमारे लंग्स में आ जाएगी, और जब हमारे लंग्स में इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा तब हमारे एल्वियोलाई से गैस जो है वो बॉडी के बाहर चली जाएगी। और इस प्रोसेस में 2 मसल्स जो है वो यूज में आती हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ एयर involved in these activities can be estimated with the help of spirometer। ये भी हमने देखा है। Spirometer is a device which is used to measure respiratory volume and capacities। तो इस स्पायरोमीटर का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी है कि हमारे लंग्स की कैपेसिटी, हमारे लंग्स की वॉल्यूम को मेजर करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 एट द एल्वियोलाई एंड टिश्यूज occurs by diffusion। ये कल हमने पढ़ा था। What is the principle behind exchange of gases? तो exchange of gas के पीछे जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है डिफ्यूजन, जहां पर गैस अपने हायर पार्शियल प्रेशर से अपने लोअर पार्शियल प्रेशर तक मूव करती है। क्लियर बच्चों? The rate of diffusion is dependent on, हमने इसे पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो डिपेंड करती है पार्शियल प्रेशर के अंतर पर।
जिस गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा उस गैस का डिफ्यूजन तेजी से हो जाएगा, और जिस गैस का पार्शियल प्रेशर कम होगा उस गैस के डिफ्यूजन में समय लगेगा, है ना। तो जो पार्शियल प्रेशर है वो पहला फैक्टर है जो एक्सचेंज ऑफ गैस को अफेक्ट करता है, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2। दूसरा फैक्टर क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तीसरा फैक्टर क्या है? थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, या थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन सरफेस। तो ये फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस को। These factors in our body facilitate diffusion of oxygen from the alveoli to the deoxygenated blood as well as from the oxygenated blood to the tissues। तो ये जो तीन फैक्टर्स है ये हेल्प करते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, सॉरी, ये तीन फैक्टर्स हैं जो हेल्प करते हैं जहां पर ऑक्सीजन एल्वुलाई से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ एक्सचेंज हो जाए और ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यूज के साथ में एक्सचेंज हो जाए। क्लियर है बच्चों? नाउ these factors are favorable for the diffusion of oxygen in the opposite direction, that is from tissue to the alveoli। और इन्हीं फैक्टर्स की हेल्प से जो CO2 है उसका भी डिफ्यूजन होता है इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। किसके ऑपोजिट डायरेक्शन में? ऑक्सीजन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जहां जहां ऑक्सीजन का डिफ्यूजन जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसके बिल्कुल ऑपोजिट CO2 का डिफ्यूजन हो रहा है। यदि ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो रहा है एल्वुलाई से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में तो CO2 का डिफ्यूजन होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से एल्वुलाई में। यदि ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यूज में तो CO2 का डिफ्यूजन होगा टिश्यूज से उस ब्लड में जो CO2 के ऐड होने के बाद हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड। क्लियर है? तो इस तरीके से याद रखना है बच्चों कि जिससे हमारे क्वेश्चंस एकदम सही हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड मेनली एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन मेनली ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है, जहां हमने देखा है 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ में 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो है वो बाइंड कर जाते हैं और बनाते हैं एक टेम्परेरी प्रोडक्ट कॉल्ड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इन द एल्वुलाई वेयर PO2 इज हायर, एल्वुलाई में क्या हायर है? PO2 हायर है। ऑक्सीजन वहां पर बाइंड हो जाती है हीमोग्लोबिन के साथ में जो इजीली डिसोसिएट हो जाता है टिश्यू के लेवल पर। ठीक है, तो यहां से क्या क्वेश्चन आएगा? ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग होती है एट द लेवल ऑफ एल्वुलाई और ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो जाता है एट द लेवल ऑफ टिश्यू। क्यों डिसोसिएट हो जाता है एट द लेवल ऑफ टिश्यू? क्योंकि O2 का पार्शियल प्रेशर टिश्यू के लेवल पर कम है और CO2 का पार्शियल प्रेशर और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन टिश्यू के लेवल पर ज्यादा है। क्लियर है बच्चों? ठीक, अब उसी तरीके से CO2 का ट्रांसपोर्टेशन भी हमने देखा था। हमने देखा था कि 70% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, है ना, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है इसकी हमने लोकेशन भी देखी थी कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज मोर प्रेजेंट इन RBC एंड लेस प्रेजेंट इन प्लाज्मा। क्लियर? तो CO2 का 70% ट्रांसपोर्टेशन जो है वो होगा इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन और 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होगा बाय द हीमोग्लोबिन इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्लियर? एंड in the tissues where PCO2 is high, it get bound to the blood, whereas in the alveoli where PCO2 is low and PO2 is high, it get removed from the blood। बिल्कुल ऑक्सीजन से विपरीत केस है CO2 का। ठीक है, तो CO2 जो टिश्यू के लेवल पर ज्यादा होता है तो वहां पर हीमोग्लोबिन के साथ CO2 जुड़कर कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बना लेगा और CO2 जो एल्वुलाई के सरफेस पर कम होता है तो वहां पर CO2 जो है वो एल्वुलाई के थ्रू बॉडी के बाहर रिमूव हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए, respiratory rhythm is maintained by the respiratory center in the medulla region of the brain। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन करने के लिए हमने देखा था कि हमारे ब्रेन में एक सेंटर प्रेजेंट होता है कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है दैट इज लोकेटेड इनसाइड अवर ब्रेन और ब्रेन में किस पार्ट में लोकेटेड होता है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में। ठीक है, और इसी के साथ साथ हमने एक चीज और देखी थी कि एक और सेंटर है जो हमारे ब्रेन में पॉन्स वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है और उस सेंटर का नाम था न्यूमोटैक्सिक सेंटर विच इज लोकेटेड इन द पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन। और
मेड्यूला में लोकेटेड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का काम क्या था? हमारे रेस्पिरेशन की रिदम को मेंटेन करके रखना, ठीक है। पॉन्स में बैठे हुए न्यूमोटैक्सिक सेंटर का काम है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन को कम करना और रेट ऑफ ब्रीदिंग को बढ़ा देना, यानी कि हम हांफने लग जाएंगे, ठीक है। तो पॉन्स का काम क्या होता है? ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन को कम करना, बट ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन को कम करना, बट रेट ऑफ ब्रीदिंग को बढ़ा देना। क्लियर है? चलिए, एंड अ कीमोसेंसिटिव एरिया इज प्रेजेंट इन द मेड्यूला व्हिच कैन ऑल्टर द रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, ठीक है। अब हमारी बॉडी में कीमोसेंसिटिव एरिया भी प्रेजेंट होता है जो मेड्यूला में प्रेजेंट है, विच इज अदर देन द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर से अलग एक और कीमोसेंसिटिव एरिया है जो मेड्यूला में प्रेजेंट है, जो ऑक्सीजन की तरफ सेंसिटिविटी को शो नहीं करता, विच शोज सेंसिटिविटी टुवर्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो जैसे ही हमारी बॉडी में CO2 और हाइड्रोजन ज्यादा हो जाएंगे तो ये जो कीमोसेंसिटिव एरिया है ये स्टिमुलेट हो जाएगा। और हमने पढ़े थे पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स विच वर लोकेटेड इन द आयोर्टिक एंड कैरोटिड आर्टरी, तो वो भी जब यहाँ पर स्टिमुलेट हो जाएंगे तो उनके स्टिमुलेट होने की वजह से भी हमारा रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो बच्चों, दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, जहां पर हमने इस चैप्टर की समरी को भी बहुत अच्छे से देख लिया है। नाउ वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। चलिए बच्चों, लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। गलत बताना है हमें यहाँ पर, ठीक है, इनकरेक्ट बताना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन एल्वुलर एयर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक एयर। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो एल्वुलर एयर में एटमॉस्फेरिक एयर से कम होता है। बिल्कुल सही है ये। एटमॉस्फेरिक एयर में होता है 159 और एल्वुलर एयर में होता है 104। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ O2 with hemoglobin is more as compared to H positive at the alveolar site। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है क्योंकि एल्वुलर साइट पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, इसीलिए ऑक्सीजन की टेंडेंसी हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड करने की ज्यादा होगी। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व मूव्स टू द राइट इफ हाइड्रोजन लेवल इन द ब्लड इंक्रीजेस। ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि हमने पढ़ा है फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर H पॉजिटिव आयन का लेवल बढ़ जाएगा, यानी कि अगर एसिडिटी हो गई है, तो हमारा जो कर्व है वो राइट की तरफ में शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व मूव्स टू राइट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नाउ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज एसिडिक। अब बचा यहाँ पर एक ही है, पर इसको भी अपन समझ लेते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एसिडिक होता है जी, बिल्कुल एसिडिक तो होता है, पर हमारी बॉडी में दूसरे भी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से एसिडिटी ज्यादा होती है। तो कार्बोनिक एसिड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप का एसिड नहीं है, ठीक है। अगर मान लो कि ऐसा हो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमने बोल दिया एसिडिक है, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, तो एसिडिटी कितनी ज्यादा हो जाएगी हमारी बॉडी में। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एसिडिक है, बट इट इज वेरी वीकली एसिडिक, ठीक है। और हमारी बॉडी में इस एसिडिटी को बैलेंस करने के लिए बहुत सारे बफर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों, ये वाला स्टेटमेंट जो है ये हो जाएगा गलत। क्लियर? आगे बढ़े। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। MD रॉय हैज गॉन फॉर एन आउटिंग विथ हिज प्रेग्नेंट वाइफ टू इको पार्क। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ब्रीदिंग कैरिड आउट बाय बोथ ऑफ देम। अब आउटिंग के लिए गए हैं, दौड़ने भागने तो गए नहीं है, वो प्रेग्नेंट वाइफ है तो दौड़ेंगे भागेंगे तो नहीं, और फिजिकल स्ट्रेनस एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे, तो नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही होगी। नॉर्मल ब्रीदिंग में डायफ्राम पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा और फिर उसके बाद में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो डायफ्राम कहाँ लोकेटेड है? एब्डोमेन में। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल कहाँ लोकेटेड है? थोरैसिक में। तो कौन सी मसल्स जो है वो यहाँ पर काम में आ रही है? एब्डोमिनल और थोरैसिक मसल। एब्डोमिनल एब्डोमिनल नहीं हो सकता, थोरैसिक थोरैसिक नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पर ये दो ऑप्शन तो सेम है, तो मैंने कैसे बताया यहाँ पर? पहले डायफ्राम और फिर उसके बाद में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो डायफ्राम एब्डोमेन में और थोरैसिक मसल्स यानी कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो थोरैक्स में। क्लियर है बच्चों? चलिए क्वेश्चन 3।
चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। The contraction of internal intercostal muscles lift up the ribs and sternum. Internal intercostal muscles का contraction, ठीक है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ये कब आती है इंटरनल? ये तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के समय पर आती है, और एक्सपायरेशन में रिब्स और स्टर्नम लिफ्ट अप थोड़ी होते हैं, एक्सपायरेशन में तो वो डाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो गया हमारा गलत। आरबीसी ट्रांसपोर्ट ओनली ऑक्सीजन, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। The thoracic cavity is anatomically an airtight chamber. Yes, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। हमने पढ़ा भी है कि thoracic cavity जो है वो anatomically airtight chamber है। During expiration, the intrapulmonary pressure is slightly below the surrounding atmospheric pressure. Expiration के समय पर intrapulmonary pressure तो ज्यादा होता है as compared to that of the atmospheric pressure. तो ये क्वेश्चन भी हो गया बच्चों हमारा। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन। During expiration, external intercostal muscles are relaxed. ठीक है, सही है ये स्टेटमेंट, होल्ड रखते हैं इसको। Intrapulmonary and intrapleural pressure decreases. इंट्रापल्मोनरी और इंट्राप्लूरल प्रेशर डिक्रीज नहीं होता एक्सपायरेशन में, इंक्रीज होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। इंट्रापल्मोनरी एंड इंट्राप्लूरल प्रेशर इंक्रीजेस, जी बिल्कुल, ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा both A and C. Now, let's solve question number 5. Find the incorrect one. FRC equals to ERV plus RV. FRC क्या है बच्चों? The amount of air which remains in our lungs after normal expiration. ठीक है, तो FRC equals to ERV plus RV, ये बिल्कुल सही है। ERV is equals to VC minus IC. देख लेते हैं अपन इसको। VC वाइटल कैपेसिटी कितना होगा? 4600। IC यानी कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितना होता है? TV प्लस IRV। तो TV प्लस IRV यानी कि एवरेज वैल्यू अपन इसके कितने निकाल लें? 3000 निकाल लें अपन, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1600, ठीक है, या फिर 4600, और IC की वैल्यू 3500 भी पड़ी थी अपन ने, तो आ जाएगा यहाँ पर 1100। तो उस हिसाब से ये वाला आंसर जो है वो सही हो गया, ठीक। RV इज इक्वल्स टू VC माइनस TV। VC कितना है? 4600। TV कितना होता है? 500। तो ये कितना आया? 4100। RV थोड़ी होता है, RV तो कितना होता है? 1100 to 1200 ml। तो ये वाला जो है ये हमारा गलत हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों हमारा? आंसर हो जाएगा हमारा C। क्लियर है? चलिए आए अब अपन क्वेश्चन नंबर 6 पर। ड्यूरिंग इनहेलेशन, इनहेलेशन के समय पर द इंक्रीज इन थोरैसिक वॉल्यूम कॉजेस, थोरैसिक वॉल्यूम जब बढ़ता है तो उसकी वजह से क्या होगा? इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ेगा नहीं, बिकॉज वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ेगा नहीं। डिक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, यस डिक्रीज हो सकता है। एयर टू बी फोर्स्ड फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ द लंग्स, इंस्पायरेशन में नहीं होगा ये। एंड डोमिंग ऑफ डायफ्राम, डोमिंग ऑफ डायफ्राम तो तब होगा जब डायफ्राम हो जाता है रिलैक्स, तो ये वाला पॉइंट जो है ये भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा हमारा इसमें बी। क्लियर? चलिए, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में बचा रहता है? यहाँ किसकी बात हो रही है? FRC की बात हो रही है, तो FRC ये होगा ERV प्लस RV, ठीक है, जो जिसको अपन फोर्सफुली बाहर निकाल सकते हैं, प्लस साथ साथ में जो हमेशा हमारे लंग्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो विथ लेबल्ड पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू द स्टेप ब्रीदिंग एंड देन सिलेक्ट द करेक्ट मैच, ठीक है। अब पढ़े अपन इसको। ए हमें बता रहा है रिब्स एंड स्टर्नम रेज्ड, ए रिब्स एंड स्टर्नम रेज्ड, रेज्ड अगर होता तो एरो बाहर की तरफ में लगाना चाहिए था, ठीक है, तो ए वाला पॉइंट हमारा गलत हो गया। बी हमें शो कर रहा है डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड एंड आर्च्ड अपवर्ड्स, डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तब कॉन्ट्रैक्ट होने पर ये अपवर्ड की तरफ में आर्च नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट होने के समय पर वो फ्लैट हो जाता है, ठीक है। सी हमें बता रहा है वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स डिक्रीजेस, तो सी हमें बता रहा है वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स डिक्रीजेस, ठीक है, देखते हैं। और डी एयर इनहेल्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन,
तो ये एरो बाहर की तरफ में शो हो रहा है, मतलब एयर इनहेल नहीं हो रही है, एयर जो है वो एक्सहेल हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोबेबली सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा हमारा सी, कि यहाँ पर सी जो है वो हमें शो कर रहा है वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीजेस, यहाँ एरो होने चाहिए अंदर की तरफ में। क्लियर है बच्चों? चलिए 9th क्वेश्चन पर आते हैं। वैल्यू ऑफ ए इज लोएस्ट अमंग ऑल टाइप्स ऑफ वॉल्यूम। हमने पढ़ा हुआ है कि सबसे कम वॉल्यूम किसकी होती है, सबसे कम वॉल्यूम होती है टीवी की। टीवी की वैल्यू अपन ने क्या पढ़ी है, 500 ml। तो इसमें से पहचान लो टीवी किस में आ रहा है, ए में आ रहा है और सी में आ रहा है। देखें, अमंग ऑल द टाइप्स ऑफ वैल्यूज, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन। एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर फोर्सफुल इंस्पायरेशन से जब अपन इनहेल करते हैं तब उसे कहा जाता है आईआरवी। आईआरवी किस में आ रहा है बच्चों, इसमें आ रहा है, ठीक है। व्हाइल द एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन इज कॉल्ड एज आरवी। तो हमारा बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो गया, टीवी प्लस आईआरवी प्लस आरवी। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़े। इन द गिवन फिगर what is the appropriate value of PO2 in the arterial blood and PCO2 in the venous blood? ठीक है, तो आर्टीरियल ब्लड में PO2 कितना होता है, आर्टीरियल ब्लड में PO2 होता है 95 mmHg और वीनस ब्लड में PCO2 कितना होता है 45 mmHg। यहीं से हमारा आंसर जो है वो आ गया है, इस डायग्राम की हमें जरूरत भी नहीं पड़ी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11, which of the following is correct with respect to the factor and its effect on the shift of oxygen hemoglobin dissociation curve? तो ये फैक्टर है और शिफ्ट कहाँ होने वाला है। हाई PO2 अगर होगा तो पहले हम सॉल्व करके देख लें। हाई PO2 अगर होता है तो लेफ्ट की तरफ में शिफ्ट होगा। लो पीएच मतलब एसिडिक हो जाएगा। अगर एसिडिटी बढ़ जाती है तो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट की तरफ में। हाई टेम्परेचर अगर होगा तो राइट की तरफ में शिफ्ट होगा। लो PCO2 अगर होगा तो लेफ्ट की तरफ में शिफ्ट हो जाएगा। अब मैच कर लेते हैं, ये लेफ्ट शिफ्ट सही बता रहा है, ये राइट शिफ्ट सही बता रहा है, ये राइट शिफ्ट सही बता रहा है, पर ये गलत बता रहा है। तो ए, बी और सी तीन हमारे सही है। ये आ गया हमारा बच्चों आंसर। क्लियर है? चलिए, न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज प्रेजेंट इन, अभी पढ़ा हम लोगों ने समरी में, न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज प्रेजेंट इन पॉन्स एंड इट्स हाइपर एक्टिवेशन। उसके हाइपर एक्टिवेशन से क्या होगा, देयर इज इंक्रीज इन ब्रीदिंग रेट और डिक्रीज इन डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग। क्या होगा उसकी वजह से, हमारी ब्रीदिंग रेट जो है वो बढ़ जाएगी। ब्रीदिंग रेट बढ़ रही है मतलब ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन जो है, इंस्पायरेशन का ड्यूरेशन जो है वो क्या हो रहा है इसमें कम। तो ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन कम हो जाएगा और हमारी ब्रीदिंग रेट जो है वो बढ़ जाएगी। तो आंसर हो जाएगा इसमें मेरे बच्चों सी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, all of the following are occupationally respiratory disorders except सिलिकोसिस ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, एस्बेस्टोसिस है, एंथ्रेकोसिस है, बट इम्फाइसेमा नहीं है। इम्फाइसेमा हमने पढ़ा है क्रोनिक डिसऑर्डर है विच इज कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड सिगरेट स्मोकिंग, जहां पर एल्वुलाई की वॉल्स जो है वो डैमेज होने लगती है जिससे सरफेस एरिया हो जाता है कम। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा इम्फाइसेमा। इम्फाइसेमा इज नॉट अ ORD, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। Next, the central chemoreceptors are directly affected by central chemoreceptors. सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स कहाँ लोकेटेड है, हमारे ब्रेन में। कहाँ लोकेटेड है, मेड्यूला में। मेड्यूला में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास में लोकेटेड है। तो किससे अफेक्ट होते हैं वो, अब ब्रेन में है तो किससे अफेक्ट होगा, CSF से, ब्लड से थोड़ी होगा वो। तो एक ही हमारा सीधा साधा सा उत्तर है इसका, H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इन CSF। अगर यहाँ H पॉजिटिव के साथ साथ में CO2 होता तो भी वो बिल्कुल सही होता। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 15, फिल इन द ब्लैंक्स है। ड्यूरिंग नॉर्मल एक्सहेलेशन देयर इज रिलैक्सेशन ऑफ डैश, whereas in forceful exhalation there is contraction of dash। अब पहचाने,
नॉर्मल एक्सहेलेशन में अपन बोलते हैं रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। कहाँ दिया हुआ है ये हमें? रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम, यहाँ पर हमको दिया हुआ है, ठीक है। Whereas in forceful exhalation there is contraction of internal intercostal muscles and abdominal muscles। ये आ गया बच्चों हमारा आंसर। नॉर्मल एक्सहेलेशन के समय पर डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हो जाती है रिलैक्स, और फोर्सफुल एक्सहेलेशन के समय पर जब तुम फोर्सफुली सांस को बाहर छोड़ते हो, पेट पे प्रेशर पड़ता है ना, तो मतलब हमारी एब्डोमिनल मसल्स जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, और साथ साथ में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो है ये भी कॉन्ट्रैक्ट होती है। क्लियर है? तो आंसर आ गया हमारा इसका सी। नेक्स्ट, मैच द कॉलम। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी यानी कि आईसी, हम इसका फॉर्मूला बनाकर देखते हैं। ये है टीवी प्लस आईआरवी, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी हमने पढ़ा था टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, ठीक है। चलो मैच करें, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, ये हो जाएगा इसका वाइटल कैपेसिटी का हो जाएगा, है ना। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का हो जाएगा टीवी प्लस आईआरवी, ये हो गया। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कितना होता है बच्चों? ईआरवी प्लस आरवी, तो ये यहाँ मैच हो गया। फिर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी टीवी प्लस ईआरवी, तो ये हमारा मैच हो गया। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का क्या हो जाएगा? 4, तो यहाँ पर हो सकता है हमारा। फिर वाइटल कैपेसिटी हो जाएगा हमारा 3, तो ये हो गया, ठीक है। फिर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी हो गया हमारा 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC एज बाइकार्बोनेट एंड इन डिसॉल्व्ड स्टेट? तो सारे डेटा तो यहाँ पर हमको सेम दिख रहे हैं, 7, 70, 23, 70, 23 और 7, तो सब तो सेम है। फिर अब आंसर कैसे पहचाने? रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है आखिरी में, तो रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है तो पहले इसको देखो, फिर इसको देखो, और फिर उसके बाद में इसको देखो। तो सबसे पहले है आरबीसी, आरबीसी से कितना होता है? 20 to 25%, ऐसा अपनी बुक कहती है। बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में 70 होता है, डिसॉल्व्ड स्टेट में होता है 7%। तो अब आ गया अपना 23, 70 और 7, कहाँ दिया हुआ है? 23, 70 और 7, आंसर हो गया हमारा इसमें सी। चलिए, the PO2 in deoxygenated blood under normal condition is approximately, deoxygenated blood में PO2 कितना होता है? कम होता है, 40 mmHg होता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, मैच द कॉलम। एस्थमा, एस्थमा में वैसे अपन बोलते हैं डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, स्पाज्म हो जाता है हमारी मसल्स का, तो एस्थमा का हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट का हो जाएगा सेकंड, ए का हो जाएगा सेकंड। वैसे तो यहाँ दिया हुआ है हमारा आंसर ये आ गया, और मैच करके देख लेते हैं। ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई, बी का हो जाएगा फोर्थ। राइनाइटिस, रनिंग नोज कहा जाता है इससे, तो इन्फ्लामेशन ऑफ नेजल चेम्बर, 3 का हो गया यहाँ पर 1। और इम्फाइसेमा, एल्वुलर वॉल्स आर डैमेज्ड, तो यहाँ पर फोर्थ का हो जाएगा थर्ड। तो आंसर हो गया बच्चे लोगों हमारा डी। Now, which of the following factors raise P50 value and shift the, ठीक है, which of the following factors raise P50 value and shift the HbO2 dissociation curve to right? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो P50 को बढ़ा देते हैं और HbO2 डिसोसिएशन कर्व को राइट की तरफ में शिफ्ट करते हैं? अब देखिए, पहले तो अपन समझते हैं P50 क्या होता है। इस तरीके से अपन ने सिग्मोइड कर्व जो है वो पढ़ा था। यहाँ पर हमने बोला था 0, यहाँ हमने कह दिया था 20, 40, 80, फिर सॉरी 80 नहीं, यहाँ आएगा 60, ठीक है। 20, 40, 60, 80 और 100। एक्स एक्सिस पर अपन ने लिया है बढ़ता हुआ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, वाई एक्सिस पर अपन ने लिया है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ये लिया है अपन ने, ठीक है। P50 बच्चों क्या होता है? P50 मतलब वो पार्शियल प्रेशर, यहां पर भी अपन मार्किंग कर देते हैं 20, 40, 60, 80 और 100। तो बच्चों 50 जो है वो लगभग कहाँ आएगा? यहाँ पर आता है P50, ठीक है।
तो P50 अपन किसे कहते हैं? वो पार्शियल प्रेशर जहां पर 50% ऑफ हीमोग्लोबिन इज सैचुरेटेड। तो वो पार्शियल प्रेशर जहां पर 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट होता है उसको अपन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज दी P50। ठीक है, तो अब P50 यहां पर आ रहा है, मतलब 25 mmHg के पार्शियल प्रेशर पर 50% ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो सैचुरेट हो जाता है। तो अब यहां पर हम बताएंगे कि P50 बढ़ रहा है। कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो P50 को बढ़ा रहे हैं? मतलब पार्शियल प्रेशर को बढ़ा देंगे जिसकी वजह से ज्यादा पार्शियल प्रेशर पर कम हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन होगा, यानी कि जिसकी वजह से हमारा हीमोग्लोबिन का जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ में। राइज इन PCO2, यस बिल्कुल इसकी वजह से राइट की तरफ में शिफ्ट होता है। फॉल इन टेम्परेचर, नहीं इसकी वजह से नहीं होता है। राइज इन H पॉजिटिव, हाँ अगर एसिडिटी हमारी बढ़ जाती है तो इसकी वजह से हमारा जो कर्व है वो राइट की तरफ में शिफ्ट हो जाता है। फॉल इन DPG, ये केमिकल है जिसकी वजह से हमारा कर्व जो है, अगर DPG कम हो जाता है तो कर्व लेफ्ट की तरफ में शिफ्ट होगा, DPG अगर बढ़ जाता है तो कर्व जो है वो राइट की तरफ में शिफ्ट होगा। तो आंसर होगा हमारा A एंड C। ये दो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारा जो कर्व है, डिसोसिएशन कर्व, दैट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट। क्लियर है बच्चों? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। Which of the following is correct statement for respiration in humans? Human beings में respiration के लिए कौन सा statement जो है वो correct है? Cigarette smoking cannot cause lung cancer. Cigarette smoking से तो lung cancer होता है, तो ये गलत है। Neural signal from pneumotaxic center can increase the duration of inspiration. न्यूमोटैक्सिक सेंटर से जो न्यूरल सिग्नल आते हैं वो ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन को बढ़ा देते हैं, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन को कम करते हैं। Worker in grinding and stone breaking industries may suffer from lung fibrosis, बिल्कुल सही, जिसकी वजह से उन्हें ORD हो जाता है। 90% of CO2 is carried out by hemoglobin, no, 20 to 25% of CO2 is carried out by hemoglobin as carbamino hemoglobin। क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा इसका हमारा C। Receptors associated with dash and dash can recognize the changes in CO2 and H positive concentration in blood. ब्लड बताया गया है बच्चों। ब्लड मतलब हमको ब्रेन के रिसेप्टर के बारे में बात नहीं करनी है, तो जब ब्रेन में लोकेटेड रिसेप्टर के बारे में बात नहीं करनी है तो दो कीमो रिसेप्टर्स हमारे बचे, एक एयोर्टिक आर्च में और एक कैरोटिड आर्टरी में जो लोकेटेड है। तो ये हमारा सीधा सीधा सा आंसर आ गया। क्लियर है? तो रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद कैरोटिड आर्च एंड aortic artery can recognize the changes in CO2 and H positive concentration in blood and sends necessary signal to the rhythm center of for remedial actions। बिल्कुल NCERT की लाइन है ये, ठीक है? चलिए, given below are the few factors which shift the HbO2 dissociation curve towards the right side। राइट साइड मतलब पार्शियल प्रेशर हमारा बढ़ने वाला है यहाँ पर, ठीक है? तो लो टेम्परेचर की वजह से लेफ्ट की तरफ में शिफ्ट होता है। हाई H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड लो pH, तो अगर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा pH कम हो जाएगा, मतलब एसिडिटी जो है वो बढ़ने लग जाएगी। इस फैक्टर की वजह से राइट में शिफ्ट होगा। लो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, यस डेफिनेटली पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अगर कम होगा तो कर्व राइट की तरफ में शिफ्ट होगा। हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, यस डेफिनेटली CO2 अगर ज्यादा हो जाएगा तो कर्व जो है वो अगेन कहाँ शिफ्ट होगा? राइट की तरफ में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारा कर्व जो है वो राइट की तरफ में शिफ्ट हो जाएगा। चलिए, डायग्राम दिया हुआ है हमें, स्टडी दी गिवन डायग्राम एंड सिलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए बच्चों, ए क्या दिखा रहा है इसमें? ए हमें दिखा रहा है कि यहाँ पर ये एल्वुलर कैपिलरी है, ठीक है? देखते हैं हम इसको। फिर अब ए में मैच हो रहा है क्या ये? इट्स एंट्री ऑफ एयर इनटू द एल्वुलर सेल, बिल्कुल नहीं। बी कहाँ शो हो रहा है? ये तो बी यहाँ पर शो हो रहा है कि ये कोई ब्लड वेसल है, पर बी यहाँ बता रहा है बेसमेंट मेम्ब्रेन है, नहीं, ये वाला भी बिल्कुल गलत हो गया। X is RBC inside the vessel having the HB for binding with the hemoglobin। X यहाँ पर ये इसको शो कर रहा है, तो X किसको शो कर रहा है? यहाँ पर RBC को, तो ये स्टेटमेंट सही हो सकता है। एक और देख लें,
एक्स ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन प्रोड्यूसिंग द मिथेनोहीमोग्लोबिन, नहीं ऐसा तो कुछ हमने कहीं भी नहीं पढ़ा है। तो एक्स यहाँ पर क्या है, आरबीसी है जो ब्लड वेसल के अंदर है, जो अब हीमोग्लोबिन, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा एंड विच इज गोइंग टू बाइंड विद ऑक्सीजन। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 25, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज नॉट अफेक्टेड बाय, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट नहीं करता है? थिकनेस अफेक्ट करता है, सॉल्युबिलिटी अफेक्ट करता है, टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन अफेक्ट नहीं करता, पार्शियल प्रेशर अफेक्ट करता है। तो आंसर आ जाएगा हमारा बच्चों सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फ्रॉम द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व गिवन बिलो आइडेंटिफाई द रेस्पिरेटरी पिगमेंट डिस्क्राइब्ड एज ए, बी एंड सी। अब देखिए बच्चों यहाँ पर, ठीक है, कौन कौन से पिगमेंट्स दिए हुए, हमको यहाँ पर 3 पिगमेंट्स के बारे में बात हो रही है। एक तो मायोग्लोबिन पहचानना है हमको, एक पहचानना है हमें फीटल हीमोग्लोबिन, और एक पहचानना है हमें यहाँ पर अडल्ट हीमोग्लोबिन। इन 3 पिगमेंट्स को अपने को आइडेंटिफाई करना है। मायोग्लोबिन की एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करने की, बिकॉज मायोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को स्टोर करके रखने वाला रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। तो ए जो है ये क्या शो करेगा, ए शो करेगा इसमें मायोग्लोबिन। ठीक है, बी जो है ये शो करता है फीटल हीमोग्लोबिन, और सी जो है ये शो करता है इसमें अडल्ट हीमोग्लोबिन। अडल्ट हीमोग्लोबिन की एफिनिटी जो है वो फीटल हीमोग्लोबिन की एफिनिटी से कम होती है। क्लियर है? तो बच्चों आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ए इज मायोग्लोबिन, बी इज फीटल हीमोग्लोबिन एंड सी इज अडल्ट हीमोग्लोबिन। तो आंसर हो जाएगा हमारा इसमें डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्रेजेंट इन डैश एंड स्टिमुलेट्स द डैश ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड फ्रीनिक मसल्स ड्यूरिंग नॉर्मल इनहेलेशन। अब बच्चों देखो फ्रीनिक मसल्स क्या होता है, फ्रीनिक मसल मतलब होता है, फ्रीनिक वर्ड इज रिलेटेड टू द डायफ्राम, और डायफ्राम जो है वो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्रेजेंट इन, कहां प्रेजेंट है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा में लोकेटेड है, एंड इट स्टिमुलेट्स डैश ऑफ external intercostal muscles and it stimulates contraction of external intercostal muscles। तो आंसर आ जाएगा हमारा इसमें सी। क्लियर? चलिए अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 28 पर। फिल इन द ब्लैंक्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। डैश ऑफ CO2 is transported as carbaminohemoglobin, 23% of CO2 is transported as carbaminohemoglobin and as bicarbonate in plasma respectively। ठीक है, तो 23% of carbon dioxide is transported as carbaminohemoglobin and as bicarbonate। तो यहाँ पर एंड में और अपन क्या बोल देंगे 70%, तो 23 and 70%। ठीक है, नेक्स्ट, the maximum volume of air a person can breathe in after a forced expiration। फोर्स्ड एक्सपायरेशन करने के बाद में मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर हम कितना ब्रीद इन कर सकते हैं, तो हम ले सकते हैं टीवी और साथ साथ में ले सकते हैं आईआरवी। तो टीवी प्लस आईआरवी ये किसकी डेफिनेशन शो कर रहा है, आईसी की डेफिनेशन शो कर रहा है। सो दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज बच्चों। आई होप कि आप लोगों का रेस्पिरेशन वाला चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। हमने इसके काफी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं। सो अब इसे एक बार और रिवाइज कीजिए और अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट।